हेलो स्टूडेंट, मैथ्स के इस एपिसोड में हम लोग परसेंटेज चैप्टर के कंसेप्ट्स को समझेंगे। स्टूडेंट्स, परसेंटेज मीन्स पर इन 100। प्रतिशतता का मतलब है प्रत्येक 100 में से एक। स्टूडेंट, पहली बार आपने परसेंटेज टर्म को तब सुना होगा जब कभी आप छोटे रहे होंगे और मैट्रिक या इंटर वगैरह की रिजल्ट आई होगी, तो आपने सुना होगा फलाने को 92% आ गया, वह 64% लाया, वो 1% के कारण फेल कर गया, 2% से उसका फर्स्ट डिवीजन छूट गया। तो ये सब परसेंटेज क्या था कि अगर कोई स्टूडेंट आउट ऑफ 100 64 मार्क्स लाता है तो आप बोलते हो कि उसने 64% लाया। अगर कोई स्टूडेंट आउट ऑफ 100 93 मार्क्स लाता है तो आप बोलते हो वो 93% मार्क्स लाया। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट आउट ऑफ 100 72 मार्क्स लाता है तो आप बोलते हो वह 72% मार्क्स लाया। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आउट ऑफ 50 44 मार्क्स लाए तो क्या आप इसको बोलेंगे 44% मार्क्स लाया? तो कहते हैं नहीं, परसेंटेज मींस पर इन 100। तो ये 50 में 44 लाया है तो हम करेंगे सिंस आउट ऑफ 50 इट्स 44, देन आउट ऑफ 1 एंड देन आउट ऑफ 100। तो यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे तो 50 तो 44, तो 1 तो 44 बाई 50, तो 100 तो 44 बाई 50 इंटू 100, इट्स 88%। तो अब एक प्रश्न उठता है कि व्हाई इन परसेंटेज? हम यही क्यों नहीं बोले कि वो 44 मार्क्स लाया? हम ये क्यों बोलेंगे कि वो 88% मार्क्स लाया? तो स्टूडेंट, इसे समझने के लिए हम लोग एक इलस्ट्रेशन लेते हैं कि हम परसेंटेज में एक्सप्रेस क्यों करते हैं, हम मार्क्स में ही क्यों नहीं छोड़ देते। तो स्टूडेंट, मान लो कि परसेंटेज नाम का कोई टर्म ही नहीं है, दुनिया में किसी को परसेंटेज नहीं आती। अब कुछ बोर्ड्स हैं एग्जामिनेशंस के, जैसे मान लो सीबीएसई बोर्ड क्या है, तो सीबीएसई बोर्ड 500 मार्क्स का होता है। मान लो 10th का एग्जामिनेशन सीबीएसई 500 होता है। आजकल तो हर कोई सीबीएसई बेस्ड है तो 500 मार्क्स का ही होगा। लेकिन कुछ पुराने एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बिहार बोर्ड पहले क्या था, बिहार बोर्ड 700 मार्क्स का था। दिल्ली बोर्ड कितना था, दिल्ली बोर्ड 600 मार्क्स का था। ऐसे ही कुछ एज्यूम्ड कर लेते हैं हम, मान लो यूपी बोर्ड पहले 800 मार्क्स का था, और एक महाराष्ट्र बोर्ड मान लेते हैं कि एज्यूम कि महाराष्ट्र बोर्ड 900 मार्क्स का था। अब मान लो कि परसेंटेज का कोई टर्म ही नहीं है, दुनिया में किसी को परसेंटेज नहीं आती। एक XYZ स्कूल है, उसने घोषणा की है कि वह +2 के लिए अपना एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेगा अपने स्कूल में एडमिशन के लिए, बल्कि मैट्रिक में बच्चों ने जो मार्क्स लाया है उसी मार्क्स के बेसिस पर वह बच्चों को +2 में एडमिशन दे देगा। अब उसके फॉर्म में एक कॉलम है कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब स्टूडेंट, ये जो बॉक्स बना हुआ है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, इस बॉक्स में एक सीबीएसई के बच्चे ने 495 भरा और एक महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे ने 600 भरा। अब इसमें किसका एडमिशन होगा? तो अगर सिर्फ इतना ही सोचना है तो ऑब्वियसली उससे यह दिखने में ज्यादा लग रहा है तो महाराष्ट्र बोर्ड वालों का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करोगे तो महाराष्ट्र बोर्ड वाला क्या है, ये 2/3 लगभग 66.66% मार्क्स लाता है अगर परसेंटेज में सोचोगे तो, और वो कितना लाता है, तो वो 99% लाता है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों स्टूडेंट का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आंकड़ों के आधार पर कोई बाजीगरी ना हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पर, बड़े फिगर्स के बेसिस पर कोई धोखा नहीं खाएं। इसी के कारण हम लोग परसेंटेज टर्म को एक कंपैरिजन फैक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक और छोटा सा इलस्ट्रेशन लो। मान लो दो कंपनी है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। कंपनी ए ने डिक्लेयर किया कि यह अपने शेयर होल्डर्स को में जो है
1 लाख रुपए का डिविडेंड बांटेगा और कंपनी बी ने कहा कि वह अपने शेयर होल्डर में 5,000 रुपए का डिविडेंड बांटेगा। ऑब्वियसली लोग किसका शेयर खरीदेंगे? तो ए का खरीदेंगे। अगर यह घोषणा हो जाए कि ए अपने शेयर होल्डर्स में 1 लाख रुपए बांटने वाली है और बी अपने शेयर होल्डर्स में 5,000 रुपए बांटने वाली है, तो लोग ए का शेयर खरीदेंगे। अब मान लो कि जो कैपिटल है वो ए का कैपिटल है 10 लाख रुपए और बी का कैपिटल है 10,000 रुपये। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर यहां हम पैसा लगाएंगे तो ये कितना हो रहा है? ये मात्र 10% हो रहा है। यानी हर 100 रुपये पर आपको 10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। और अगर हम इसको देखेंगे तो 10,000 कैपिटल है और उसमें 5,000 का डिविडेंड मिल रहा है, तो ये कितना है? 50% है। यानी अगर आप 100 रुपये लगाएंगे तो आपको 50 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, अगर किसी को डिविडेंड टर्म में दिक्कत हो तो डिविडेंड क्या होता है? कंपनी लाभ का वह हिस्सा जो अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है वह डिविडेंड कहलाता है। तो अब स्टूडेंट क्या हो गया कि कोई आदमी इस कंपनी में 100 रुपया लगाया तो 10 रुपया मिला, इसमें कोई 100 रुपया लगाया तो 50 रुपया मिला, तो ऑब्वियसली वो किसका शेयर खरीदेगा? वो इसका शेयर खरीदेगा। लेकिन अगर परसेंटेज वाली बात नहीं आती और सिर्फ आपको इतनी सी सूचना दी जाती कि कंपनी ए 1 लाख रुपया अपने डिविडेंड को बांटेगी और कंपनी बी 5,000 रुपीज एज ए डिविडेंड बांटेगी, तो ऑब्वियसली आप इसका शेयर खरीदते। तो आंकड़ों के आधार पर कोई बाजीगरी नहीं हो, कोई फ्रॉड नहीं हो, लोग फैक्ट एंड फिगर्स पर किसी को बरगला नहीं सकें, इसके लिए एक पूरे वर्ल्ड मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में एक कंपैरिजन का मेथड डेवलप किया गया है which is based upon 100 and that is percentage. तो what is the percentage? तो percentage is just a method of comparison which is based upon 100. प्रतिशतता क्या है? तो प्रतिशतता 100 पर आधारित एक तुलनात्मक तरीका है। हम शेयर होल्डर्स को क्या कहेंगे कि कंपनी ए 10% डिविडेंड देगी, कंपनी बी 50% डिविडेंड देंगी, तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा हम जो इन्वेस्ट करेंगे उस पर हमको एक्चुअली क्या रिटर्न मिलेगा। हम यहां पर क्या बोलेंगे कि वो 99% यहां पर भराएगा और ये 66.66% भराएगा, तो बिल्कुल क्लियर होगा। जो चेक करेगा, जो भी इसको छांटेगा फॉर्म को, उसको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन अगर ये नहीं रहता और ये 495 भरता, ये 600 भरता, तो मार्क्स तो दिखने में इसका ज्यादा लगता। अब टोटल मैक्सिमम मार्क्स ज्यादा होने के कारण इसका परसेंटेज कम है। तो परसेंटेज क्या है? कंपैरिजन करने में हमेशा हमको हेल्प करती है। और नॉर्मली जब हम लोग कोई भी चार्ट बनाते हैं, जब कोई भी डाटा बनाते हैं, तो उसमें कंपेयर ही तो हम करते हैं। दैट्स व्हाई परसेंटेज इज रिक्वायर्ड। प्रतिशतता की यही जरूरत होती है। अब स्टूडेंट ये समझ गए कि परसेंटेज का मतलब क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब आ जाओ इसके कुछ मैथमेटिकल वे पर। स्टूडेंट ये परसेंटेज का सिंबल होता है। अगर यह किसी भी नंबर के साथ लगा है तो इसका मतलब दैट इज फ्रॉम आउट ऑफ 100 या दैट इज फ्रॉम 100। जैसे सपोज करो कि x% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? x आउट ऑफ 100। जैसे मान लो 12% लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 12 आउट ऑफ 100। तो जब कभी भी आपको परसेंटेज को, अगर कभी भी स्टूडेंट आपको परसेंटेज को, प्रतिशतता को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी हो, अगर इसे आपको भिन्न में बदलनी हो, तो आप क्या करें? आप परसेंटेज के सिंबल को हटाइए। जो परसेंटेज का सिंबल है, आप इस परसेंटेज के सिंबल को हटाइए और बाय 100 कर दीजिए। क्या करिए? डिवाइडेड बाय 100 कर दीजिए परसेंटेज के सिंबल को हटा करके, तो परसेंटेज फ्रैक्शन में बदल जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से कैंसिल हो रहा है, 3/25 आप इसको कर सकते हैं। और फिर अगर आप इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, तो स्टूडेंट फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कीजिए? आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए। फिर से क्या हो गया? फिर से ये 12% हो गया। तो क्या होगा कि अगर कभी भी आप अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना चाहेंगे तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है
कि अगर कभी भी किसी भी नंबर के साथ परसेंटेज लिखा है तो इसका मतलब दैट इज फ्रॉम 100, दैट इज आउट ऑफ 100। और अगर आप उस परसेंटेज के टर्म को फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं, अगर आप प्रतिशत को भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो आप प्रतिशत के चिन्ह को हटाइए और उसके बदले में 100 से भाग दे दीजिए, बाय 100 कर दीजिए। जैसे एग्जांपल 12% है तो हम परसेंटेज के चिन्ह को हटाए और 12/100 लिख लिए, फिर इसको 4 से काटे, 4 तिया 12, 4 से 25 बार में 100, तो 3/25 इसका भिन्नात्मक स्वरूप हो गया। तो अगर जब कभी भी आपको परसेंटेज के किसी भी टर्म को फ्रैक्शन में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो, तो आप उसके परसेंटेज के सिंबल को हटा करके 100 से डिवाइड कर दीजिए। और इसी तरह से अगर कभी भी आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलनी हो, जैसे कह देगा 3/25 को प्रतिशत में बदले, कन्वर्ट 3/25 एज परसेंटेज, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो आप इसको क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब स्टूडेंट, ये बेसिक्स अगर आप सिंबल भी समझ गए तो पूरे परसेंटेज चैप्टर, या परसेंटेज चैप्टर ही क्यों, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिस पर पूरी तरह से प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है, एसआई सीआई का कंसेप्ट डिपेंड करता है। तो पूरे परसेंटेज के साथ साथ प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई के लिए दो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है उसको आप दिमाग में रखो, उसको अपने माइंड में फीड कर लो, और इसी दो लाइन पर हम लोग ये सारे चैप्टर्स के बेस कंसेप्ट को करेंगे। तो कहता है ओरिजिनल वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 100%, वास्तविक मान सदैव 100% के बराबर होता है। कुछ भी स्टूडेंट जो ओरिजिनल है, जो कंप्लीट है, जो वास्तविक है, वो क्या है, हमेशा 100% होगा। ये हमेशा दिमाग में रखना है, फुल वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। एंड सेकेंड लाइन, यू हैव टू ऑलवेज थिंक इन परसेंटेज, आप हमेशा प्रतिशत की तरफ से सोचो। हम लोगों की आदत होती है कि हम फैक्ट्स की तरफ से सोचते हैं, और जैसे ही आप फैक्ट्स की तरफ से सोचते हैं आपको एक अजम्पशन में जाना होता है। तो अभी हम लोग इसके वार्म अप क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, और सिर्फ दो लाइन के कंसेप्ट के साथ। एक इंट्रोडक्शन परसेंटेज का आपने समझा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज आपने समझा, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ परसेंटेज आपने समझा, फिर जो परसेंटेज का बेसिक सिंबल्स है, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन को अगर आपने समझा, तो इसके बाद बस इस दो लाइन को जो आपके सामने लिखी हुई है इसको आप अपने दिमाग में सेट करो, और हम लोग इस पर कुछ वार्म अप क्वेश्चंस कर कर इस लाइन को में आपको कंफर्ट करेंगे। और इसी दो लाइन के बेसिस पर सिर्फ परसेंटेज ही नहीं, बल्कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, इन सबों के सारे कंसेप्ट्स को हम लोग लाएंगे। इसके सारे क्वेश्चंस को आपको इस पर बनाना सिखा देंगे। तो क्वेश्चन है, आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, इट्स करेंट मार्केट प्राइस इज ₹42 per kg. What was the original price of sugar before increase? अब स्टूडेंट, आप इस प्रश्न में देखो कि क्या दिया हुआ है। तो चीनी का करंट प्राइस दिया हुआ है ₹42 पर केजी। ये क्या है, करंट प्राइस ऑफ शुगर है। अब आप परसेंटेज में सोचो। आपने अभी तक एक लाइन सीखा है कि ओरिजिनल वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 100%, वास्तविक मान सदैव 100% के बराबर होता है। तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो ओरिजिनल प्राइस 100% होगा, और प्राइस में 20% क्वेश्चन में दिया हुआ है, आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस। तो प्राइस में इंक्रीज हुआ 20%, तो अगर ओरिजिनल वैल्यू 100% है और 20% का इंक्रीज हुआ, तो न्यू वैल्यू कितना हो गया, तो 120% हो गया। 100% ओरिजिनल वैल्यू था और क्वेश्चन में दिया हुआ है दाम 20% बढ़ा, तो नया वैल्यू करंट प्राइस क्या हो जाएगा, परसेंटेज में 120% होगा। और वो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 42 रुपये प्रति किलोग्राम है, और कहता है फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू प्राइस बिफोर इंक्रीज, तो कहता है 100% था, ओरिजिनल वैल्यू ऑलवेज इक्वल टू 100%, तो गेट द वैल्यू इक्वल टू 100%। बाय यूनिटरी मेथड 120% इक्वल टू 42, तो 1% 42 बाय 120, तो 100% 42 बाय 120 इंटू 100, 20 से 5, 20 से 6, 6 7 द 42 रुपीज 35
पर केजी। तो स्टूडेंट कुछ नहीं, बस दो बातों पर ध्यान में रखना है कि वास्तविक मान सदैव 100% के बराबर होता है एंड यू हैव टू ऑलवेज थिंक इन परसेंटेज। तो आप क्या करेंगे, बस वास्तविक मान हमारा 100% था, दाम 20% बढ़ा, तो परसेंटेज में करंट प्राइस 120% है और क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट प्राइस 42 रुपये प्रति किलोग्राम है, मतलब 120% 42 रुपया के बराबर हो गया। ओरिजिनल वैल्यू बोल रहा है, हम यूनिटरी मेथड से 100% निकाल देंगे। तो दो लाइन हमेशा दिमाग में रखनी है, ओरिजिनल वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 100%, वास्तविक मान सदैव 100% के बराबर होगा एंड यू हैव टू ऑलवेज थिंक इन परसेंटेज, आपको हमेशा प्रतिशत की तरफ से सोचना है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ राइस, इट्स मार्केट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय ₹6 पर किलोग्राम, फाइंड द करेंट प्राइस ऑफ राइस इन द मार्केट। अब स्टूडेंट इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इस प्रश्न में दिया हुआ है कि चावल का जो मूल्य है, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय ₹6 पर केजी। तो हमेशा सबसे पहले सोचो कि ये जो डाटा दिया गया है ये कितने प्रतिशत के बराबर है, ऑलवेज थिंक इन परसेंटेज, और जो पूछ रहा है वह कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ये क्या दिया हुआ है कि दाम 6 रुपया प्रति किलोग्राम बढ़ गया, तुरंत इसके बराबर सोचो परसेंटेज में क्या हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ना, आफ्टर द इंक्रीज ऑफ 15%, तो दाम अगर 6 रुपया पर केजी बढ़ा है तो उधर बोल रहा है 15% बढ़ा है, यानी यह तो बढ़ा हुआ दाम है ना, तो यह 15% के बराबर है। प्रश्न कह रहा है कि मूल्य में 15% की वृद्धि होने के कारण चावल का दाम 6 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा है, तो 15% 6 हो गया। अब पूछ क्या रहा है, तो करेंट प्राइस ऑफ राइस, वर्तमान मूल्य, तो ओरिजिनल वैल्यू 100%, इंक्रीज है 15% का, तो करंट वैल्यू क्या हो जाएगा 115%। आराम से सोचो क्या दिया हुआ था, मूल्य में कितना वृद्धि हुआ है, और वो प्रश्न में दिया हुआ है कि 15% का वृद्धि हुआ है। क्या पूछ रहा है, करेंट प्राइस, वर्तमान मूल्य, तो ओरिजिनल वैल्यू 100% और 15% की वृद्धि, 15% का इंक्रीज, तो करंट वैल्यू 100 + 15 115। अब यूनिटरी मेथड से कम इसको सॉल्व कर लीजिए, 15% 6, तो 1% 6/15, तो 115%। कैंसिल करिए, 5 से 23 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम्स में, 3 to the 6, ₹46 पर केजी। तो बस दो बातें, ओरिजिनल वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 100% एंड यू हैव टू ऑलवेज थिंक इन परसेंटेज। आफ्टर द डिक्रीज ऑफ 12% in the price of rice, its current market price is ₹66 per kg. Find the decreased amount in per kg of rice. इस प्रश्न में स्टूडेंट क्या दिया हुआ है कि करंट प्राइस दिया हुआ है, करंट प्राइस कितना दिया हुआ है, तो ₹66 पर केजी दिया हुआ है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर द डिक्रीज ऑफ 12%, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस 100% परसेंटेज में, 12% का डिक्रीज हो गया तो 100% ओरिजिनल प्राइस हो गया, और इसमें डिक्रीज कितना है 12% का, तो करंट प्राइस क्या हो जाएगा 88% हो जाएगा। और क्वेश्चन बोल रहा है करंट प्राइस ₹66 पर केजी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि ये जो 88% है वो इस 66 रुपीज के बराबर हो जाए। तो कहता है फाइंड द डिक्रीज्ड अमाउंट पर केजी, कहता है प्रति किलोग्राम मूल्य में क्या कमी हुई है, तो परसेंटेज में दिया हुआ तो है 12% की कमी हुई है, तो गेट द वैल्यू इक्वल टू 12%, तो 88% बराबर 66, तो 1% बराबर 66/88, तो 12% बराबर 11 से या 22 से काट दो, 22 से 3 टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 4 3 12, तो क्या हो जाएगा ₹9 पर केजी। तो क्या कमी हुई है, तो 9 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हुई है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये और बेटर क्लियर हो। इस दो लाइन पर आपको बिल्कुल नजर जमा लेनी है, इस दो लाइन में आपको बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाना है, और ये फिर पूरा परसेंटेज और इस पर डिपेंडेंट चैप्टर्स जो हैं इस सब को हम लोग इसी के बेसिस पर करेंगे। ये पूरी तरह से आपको ना सिर्फ परसेंटेज बल्कि इसके पूरे यूनिट में कन्वर्ट कर देगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं।
in a group of 3 numbers, first and second numbers are 30% and 37% less than third number. By how much percent second number is less than from first number? तो स्टूडेंट क्या कह रहा है, 3 नंबर का ग्रुप है और पहला और दूसरा नंबर तीसरे नंबर पर डिपेंड कर रहा है, तो ओरिजिनल वैल्यू यहां क्या होगा, थर्ड वन, सब इस पर डिपेंड कर रहा है। तो कहता है फर्स्ट नंबर उससे कितना लेस है, तो 30% लेस है, तो क्या बच गया 70%। सेकेंड नंबर क्या है, 37% लेस है, तो क्या बच गया 63%। तो अगर इसको 100 एज्यूम किए तो फर्स्ट 70 हो गया और सेकेंड 63 हो गया। अब कहता है सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट चेंज है। तो देखो स्टूडेंट, जब कभी भी आपको परसेंटेज चेंज निकालनी हो ना, तो आप एक सिंपल फॉर्मूला ध्यान में रखो, चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, या और सिंपली कितना चेंज हो रहा है बटे किससे चेंज हो रहा है इनटू 100। सबसे सिंपल इस लाइन को दिमाग में रखो, क्वेश्चन से ही पूछो कितना चेंज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है, बटे किससे बढ़ रहा है या घट रहा है इनटू 100। तो कितना घट रहा है, तो 70 से 63, सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है, तो 7 कम है। किससे कम है, तो 70 से कम है, इनटू 100, तो क्या होगा, इट्स 10%। तो 10% इज योर राइट आंसर। तो हमेशा ये प्रश्न में ढूंढना है कि इसमें ओरिजिनल वैल्यू क्या होगा। तो जैसे ही प्रश्न में कहा कि 3 संख्याओं के समूह में पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो यह तो तय कर दिया ना कि पहली और दूसरी संख्या भी तीसरी संख्या पर आधारित है, उस पर निर्भर है। तो इसमें ओरिजिनल वैल्यू, बेस वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो गया। एंड ओरिजिनल वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की, हम लोगों ने परसेंटेज के डिफिनीशन को समझा, इसके रिक्वायरमेंट को समझा और इसके साथ ही कुछ वार्म अप क्वेश्चंस किए। पूरे परसेंटेज चैप्टर को इसके वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में वीडियो बना करके आपके लिए अपलोड किया जाएगा। परसेंटेज को पूरा समझने के लिए इसके सारे पार्ट्स को आप देखें और 2 चीजों को हमेशा याद रखें, ओरिजिनल वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 100% एंड यू हैव टू ऑलवेज थिंक इन परसेंटेज। वास्तविक मान सदैव 100% के बराबर होते हैं और आप हमेशा परसेंटेज में सोचें। तो बाकी हिस्सा दूसरे पार्ट में। थैंक यू।